Hello friend, welcome back to another video on my YouTube channel Bioment Byte. Today we will be discuss about NCERT example of transport in plants. 11th of NCERT चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के जो NCERT के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि NCERT एग्जाम्पल में किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक NCERT एग्जाम्पल की वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। रिवर्स ऑस्मोसिस, सबसे पहले बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। जब सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करे, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। या इसको हम इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूव करना। यानी कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि उसमें सॉल्वेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन उसमें लो होती है। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि सॉल्वेंट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। यानी कि ऑस्मोसिस को स्टॉप करने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है प्रोसेस को स्टॉप कर दे उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने वाला प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई पाई से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है CRT, यानी कि पाई या साई पाई इक्वल टू होता है CRT। सी जो होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और R जो होता है ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T जो होता है ये होता है टेम्परेचर। अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि RO। हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस में, जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही हो तो उसमें इतना एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उससे क्या हो, ज़्यादा हो। तो उससे जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर उसमें लगाते हैं उस सिस्टम में कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो, और उससे जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका जो उपयोग किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है ये होती है पैसिव प्रोसेस। ये क्या होती है, ये होती है पैसिव प्रोसेस। यानी कि इसमें ATP की आवश्यकता नहीं होती है। देखने में ऐसा लगता है कि इसमें एक्सटर्नल प्रेशर हम ज़्यादा लगा रहे हैं कि ये ATP कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होती है ATP मुक्त प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें ATP की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस होता है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं।
इट इज़ यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए इसको वाटर प्यूरिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी क्या जाए कि इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सिस्टम। ऑप्शन बी भी राइट है। ऑप्शन बी में क्या कहा गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा होता है जो सिस्टम में हम अप्लाई करते हैं। और ऑप्शन सी क्या जाए कि इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस। ऑप्शन सी भी राइट है क्योंकि ये पैसिव प्रोसेस होता है। ऑप्शन डी क्या जाए कि इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। ऑप्शन डी रॉन्ग है क्योंकि जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है वो होती है पैसिव प्रोसेस, ना कि एक्टिव प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। निम्न में से कौन सा ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है? यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो प्लांट के एरियल जो पार्ट जो होते हैं, प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का इवोपोरेट रूप में लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। यानी कि जो वाटर के वायवीय भाग होते हैं, एरियल पार्ट जो होता है, उसका जो जल जो होता है उसका इवोपोरेट यानी जलवाष्प के रूप में हानि होना या लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर है वो दो प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है इंटरनल फैक्टर। ये जो फैक्टर होते हैं ये इसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं लाइट, टेम्परेचर एंड विंड वेलोसिटी या हम इसको स्पीड भी बोलते हैं। और ये जो फैक्टर जो होते हैं ये वाले ये इसको इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और इसमें आता है क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। जो लीव्स में क्लोरोफिल की मात्रा होती है वो इसमें आता है इंटरनल फैक्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि डी जो है ये इसको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। जो ऑप्शन ए, बी, सी जो है ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और ए, बी, सी जो हैं ये क्या इसके एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि दी लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा। निम्न में से किस लीफ में जो लोअर सरफेस है उस पर अधिक स्टोमेटा पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके पास है डोर्सी वेंट्रल लीफ, ऑप्शन बी है आपके पास आइसोबाइलेटरल लीफ और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ द अबव। जो डोर्सी वेंट्रल जो लीफ जो होती है ये पाई जाती है डाइकोट प्लांट में। जनरली ये कहाँ पाई जाती है? कि डाइकोट प्लांट में पाई जाती है और इसमें जो स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस। यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो नीचे की साइड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस के। और तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि वह लीफ जिस पर लोअर सरफेस पर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डोर्सी वेंट्रल लीफ। और बाइलेटरल लीफ जो होती है ये पाई जाती है जनरली मोनोकोट में। कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मोनोकोट में और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस एंड अपर सरफेस पर नियरली इक्वल होते हैं। जो लोअर सरफेस और अपर सरफेस है वहाँ उस पर क्या होते हैं? नियरली इक्वल होते हैं। तो आइसोबाइलेटर कहाँ पाई जाती है? मोनोकोट में। और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस और अपर सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? लगभग बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, डोर्सी वेंट्रल लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड
थ्रू फ्लोएम इज, यानी कि फ्लोएम के द्वारा जो शुगर का ट्रांसपोर्टेड यानी कि परिवहन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है आपके पास सुक्रोज और ऑप्शन डी है आपके पास राइबोज। याद रखना स्टूडेंट, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो शुगर का फॉर्मेशन होता है वो होता है ग्लूकोज फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज फॉर्म में होता है। और जब इसका ट्रांसपोर्टेड किया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है सुक्रोज फॉर्म में। किस में कन्वर्ट होता है? ये सुक्रोज फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और जब प्लांट इसी भोजन को जब स्टोरेज करते हैं तो वो स्टोरेज होता है स्टार्च फॉर्म में। तो बनता किस फॉर्म में? ग्लूकोज फॉर्म में। और ट्रांसपोर्टेड होता है डिफरेंट पार्ट में जो प्लांट के होते हैं सुक्रोज फॉर्म में, और स्टोरेज होता है स्टार्च फॉर्म में। ग्लूकोज जो होता है ये एक मोनोसेकेराइड होता है, और जो सुक्रोज होता है ये होता है डाइसेकेराइड, और स्टार्च जो होता है ये होता है पॉलीसेकेराइड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि फ्लोएम के थ्रू जो शुगर का ट्रांसपोर्टेड होता है वो सुक्रोज फॉर्म में होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस, यानी कि गटेशन की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज गटेशन, यानी कि बिंदु स्त्रवण बोलते हैं इसको हिंदी में, कि गटेशन क्या होता है। गटेशन होता क्या है कि इस गटेशन वो होता है कि जिसमें वाटर का लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में लीफ ऑफ एज यानी कि जो पत्ती जो होती है, लीफ जो होती है उसके किनारे से, लीफ ऑफ एज से बाहर निकलना, जो वाटर जो है बाहर निकलना। मतलब कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? जो वाटर जो है उसका लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में, यानी लिक्विड रूप में लीफ ऑफ एज यानी कि पत्ती जो है उसके किनारे से निकलना, वो लिक्विड ड्रॉप के रूप में वाटर का क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं गटेशन, उसको बोलते हैं। और जो गटेशन जो होता है ये होता है हाइडेथोड्स में। किस में होता है? हाइडेथोड्स जो होते हैं उसमें ये होता है। और याद रखना गटेशन जो होता है हाईएस्ट जब होता है जब इसमें रूट प्रेशर यानी कि आरपी जो हो, रूट प्रेशर क्या हो? हाई हो, और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि ROT यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो? लो हो। तो गटेशन जो है ये संपन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसी में दे रखा है कि व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? Which of the following is an example of imbibition? क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल इम्बाइबेशन का है। सबसे पहले बात करते हैं इम्बाइबेशन, यानी कि इम्बाइबेशन होता क्या है। इम्बाइबेशन जो होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ये जो होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है। ये यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मीनिंग विस्तरण बोलते हैं हिंदी में इसको, डिफ्यूजन होता है। और इम्बाइबेशन में कि वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड कोलोइड्स द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होना, यानी कि जो सॉलिड कोलोइड्स जो होते हैं उनके द्वारा वाटर जो है उसका अवशोषण होना, क्या होना? अवशोषण होना क्या कहलाता है? इम्बाइबेशन कहलाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वह एग्जाम्पल है स्वेलिंग ऑफ सीड एंड ड्राई वुड, यानी कि जो ड्राई वुड होती है उसका स्वेलिंग होना, और सीड जो होता है, सीड को जब हम मिट्टी में
डालते हैं तो क्या है उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन होता है और वो क्या होता है फूल जाता है और वो क्या होता है अंकुरित होने लगता है। और जब वुड जो है ड्राई वुड जो है वाटर के संपर्क में आती है तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और ये क्या है स्वेलिंग हो जाती है। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन जब पुट इन सोइल, यानी कि जब सीड को हम सोइल के अंदर रखते हैं तो क्या हो जाता है स्वेलिंग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरसात के दिनों में दरवाजे क्यों फूल जाते हैं, तो उसका रीज़न जो है वो रीज़न है इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन के कारण बरसात के दिनों में जो दरवाजे जो होते हैं वुड के वो क्या फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि व्हेन ए प्लांट अंडरगोज सेंसेशन द न्यूट्रिएंट्स में बी, यानी कि जब प्लांट जो है अपने एजिंग की ओर बढ़ता है या प्लांट का कोई भी जो पार्ट है वो अपने एजिंग यानी वृद्ध अवस्था की या जीर्णता अवस्था की ओर बढ़ता है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन है आपके पास एक्यूमुलेटेड यानी एकत्रित हो जाते हैं, ऑप्शन बी है विदड्रॉन यानी कि बाहर निकल जाते हैं या निकाल ले जाते हैं, ऑप्शन सी है आपके पास ट्रांसलोकेटेड यानी परिवहन हो जाते हैं, और ऑप्शन डी है आपके पास नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा होगा सी, क्योंकि जब प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जब वो एजिंग की ओर बढ़ते हैं तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ट्रांसलोकेटेड हो जाते हैं अदर प्लांट पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू, यानी कि क्या पूछा है कि जो प्योर वाटर जो होता है उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल को हम साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाटर पोटेंशियल जो है 2 कंपोनेंट का कंपोजिशन होता है, एक होता है साई पी और एक होता है साई पाई। साई पी जो होता है इसको बोलते हैं हम प्रेशर पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं साई पाई जो है इसको बोलते हैं हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो साई पी और साई पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है 0। तो इस प्रकार जो प्योर वाटर जो होता है उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट सिस्टम विच हेल्प इन, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस और रूट सिस्टम को उसको बोलते हैं हम माइकोराइजा, और ये किस में हेल्प करता है। आपके पास ए बी सी डी दिए हैं और इनमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए क्या दिया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है मिनरल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन डी है आपके पास गैसियस एक्सचेंज। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर होगा सी। बोथ ए एंड बी जो है माइकोराइजा जो है वो इन दोनों में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस फिगर के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं ए और बी। ए जो है और बी जो है, ए सॉल्यूशन जो है ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है ए वाला जो, और बी जो है ए के कंपैरिजन में हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन है। यानी कि जो लो कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं कम होते हैं और सोलवेंट पार्टिकल अधिक होता है। सोलवेंट पार्टिकल के रूप में क्या होता है वाटर होता है सोलवेंट पार्टिकल के रूप में। तो और जो हाई कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो होते हैं हाई, और सोलवेंट पार्टिकल जो होते हैं वो एज कम्पेयर टू सोल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं लो होते हैं। यानी कि अब ऑप्शन क्या दिए हैं आपके पास, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल टेक्स प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी, यानी कि ऑप्शन ए क्या दिया है जो सॉल्वेंट पार्टिकल जो है उसका जो मूवमेंट होगा वो ए टू बी होगा।
तो ये राइट है, क्योंकि जो ए जो है ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है और इसमें जो सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि सोल्यूट पार्टिकल लो होते हैं और जो सोलेंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो ए में जो सोलवेंट पार्टिकल है ये जो दिख रहा है ये होता है, ये है वाटर जो दिख रहा है इसमें ये है सोलवेंट पार्टिकल और ये कहाँ से मूव करेगा, ए टू बी की ओर ये मूव करेगा, क्योंकि इसमें वाटर जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है इस फिगर के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी क्या दिया कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूट विल टेक्स प्लेस ए टू बी, जो सोल्यूट जो है उसका मूवमेंट ए टू बी होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो सोल्यूट जो है वो ए में कम है एज कम्पेयर टू बी के। बी में सोल्यूट जो पार्टिकल हैं ये जो दिख रहे हैं ये पार्टिकल जो है ये सोल्यूट पार्टिकल हैं और ये बी में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ए के। तो हमेशा जो है जो पार्टिकल मूव करेंगे वो करेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर है, बी वाले में, और लो कंसंट्रेशन कहाँ पर सोल्यूट की, ए वाले में। तो सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो मूव करेंगे बी टू ए, ना कि वो करेंगे ए टू बी। तो ऑप्शन बी जो है इस फिगर के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न को मिलान कीजिए और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कीजिए। आपके पास कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है और कॉलम सेकंड दिया हुआ है। ए बी सी डी को हमको मिलान करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ए को लिख लेते हैं, बी सी और डी और ई को हमको इससे मिलान करता है। लीफ जो है, लीफ में होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी वाष्प उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होता है वो कहाँ पर होती है, लीफ में होती है। तो ए का मैच किससे हो जाएगा, सेकंड वाले से ए का मैच हो जाएगा। सीड जो है यह होता है इम्बाइबेशन के शुरू। जो सीड जो है जब इसको हम सॉइल में रखते हैं तो ये सॉइलिंग हो जाता है और सॉइलिंग इसमें किसके कारण आते हैं, इम्बाइबेशन के कारण। तो बी किससे हो गया, फोर्थ वाले से। और रूट्स किस में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में। ये मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है रूट्स। तो सी किससे मैच हो जाएगा, फिफ्थ वाले से। एस्पिरिन जो होता है ये एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है उसको कम करता है। तो डी किससे हो जाएगा, फर्स्ट वाले से। और प्लाज्मोलाइट सेल्स जो होती है ये मिल जाएगा थर्ड वाले से। नेगेटिव ऑस्मोटिक इसमें पोटेंशियल होगा। तो ई वाला किससे होगा, थर्ड वाले से। तो ए किस वाले से, सेकंड वाले से। तो ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि मार्क द मिसमैच्ड पेयर, यानी कि जो मिसमैच्ड जो युग में है यानी पेयर है उसको हमको लगाना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट को किससे मिलाया गया है, स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। तो ऑप्शन ए ही रॉन्ग है, क्योंकि एमाइलोप्लास्ट जो होता है इसमें एमाइलो का मीनिंग होता है स्टार्च, यानी कि स्टार्च को स्टोरेज करने वाले को बोलते हैं हम एमाइलोप्लास्ट। और इसलिए किसके मिलाया गया है कि स्टोर प्रोटीन। ये स्टोर प्रोटीन का नहीं होता है, प्रोटीन को स्टोर करने वाले को बोलते हैं हम एलूरियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, एलूरियोप्लास्ट बोलते हैं प्रोटीन को स्टोर करने वाले को। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही एक मिसमैच्ड है। और बी सी डी और ई जो है ये सारे सही मिले हुए हैं, क्योंकि इलियोप्लास्ट जो है स्टोर ऑयल्स और फैट्स, ये बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट क्या है कि कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या है कि कंटेन कलर पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल के अलावा जो अलग जो कलर पिगमेंट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, कंटेन इसमें कलरलेस जो पिगमेंट होते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, स्टार्च को, ना कि ये प्रोटीन को स्टोर करता है। प्रोटीन को स्टोर करने वाले क्या बोलते हैं, एलूरियोप्लास्ट। ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चन, जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट यानी 11th ऑफ एनसीईआरटी का जो 11 चैप्टर है उसके ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के क्या थे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को ज़रूर सब्सक्राइबर करें। और इससे जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी मिनरल न्यूट्रिशन, जो चैप्टर नंबर 12 जो है मिनरल न्यूट्रिशन वाला, उस पर अगली वीडियो आएगी एनसीईआरटी एग्जाम्पल की। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।